खून बहुत बह गया है डॉक्टर, अगर ज़रा भी देर हुई थी ये बच नहीं पाएंगे। मरीम ने रोती हुई आवाज़ में गड़गड़ाते हुए, आई एम सॉरी, ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस के आने तक मैं ये केस नहीं ले सकता। ये कहकर डॉक्टर तेजी से अपने कमरे की तरफ चला गया। इस बड़े से सरकारी अस्पताल के लंबी चौड़ी राहदारी में खड़ी मरीम हिचकिचाते हुए सहमी से खड़ी थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, आप डॉक्टर कुरैशी से बात करके देखें, वो बड़े भले आदमी हैं, शायद आपकी कुछ मदद कर सकें। फिलहाल वो खाने के लिए घर गए हुए हैं। ये रहा उनका नंबर। अस्पताल की आया एक पर्ची मरीम के हाथ में थमा कर चल पड़ी। डूबतों को जैसे तिनके का सहारा मिल गया हो। हेलो डॉक्टर कुरैशी, देखिए एक बुजुर्ग हमारी कार से टकरा कर जख्मी हो गए हैं, वो बहुत तकलीफ में है और उनका खून भी काफ़ी बह चुका है, बराह करम जल्दी अस्पताल आ जाइए। इल्तिजा करते वक्त मरीम को गुमान था कि डॉक्टर कुरैशी भी बाकी डॉक्टरों की तरह इस केस को हाथ नहीं लगाएंगे, मगर उनका जवाब सुनकर उसे खुशगवार हैरत हुई। आप फिक्र न करें, मैं चंद लम्हों में पहुंच रहा हूँ। वो लम्हे मरीम को सदियों जैसे लग रहे थे। सामने से एक डॉक्टर तेज कदमों से आता दिखाई दिया तो वो भी इस तरफ लपकी, लेकिन आमने सामने होते ही वो साकत रह गई। ये तो साकब है। साकब ने भी मरीम को पहचान लिया। आप यहाँ? साकब ने सवाल किया। जी, मरीम ने नज़रें झुकाए जवाब दिया। जो बुजुर्ग आपकी कार से टकरा गए थे वो कहाँ हैं? वो एक्सीडेंट को कितना वक्त हुआ? साकब मरीज का मुआयना करते हुए बोला। जी, तकरीबन 1 घंटा पहले। कार आप चला रही थी? साकब ने पूछा। जी नहीं, कोई और। मरीम के इर्द गिर्द किसी को न पाकर साकब ने सवालिया नज़रों से उसे देखा, मगर खामोश रहा। मरीम का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे अपने शोर फवाद पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। हवाई जहाज़ की तरह गाड़ी चलाता और आज तो ऊपर से पी भी रखी थी। ना सिग्नल देखा, ना ही सड़क पार करते हुए बुजुर्ग को। उसके होश उड़ गए थे, मगर फवाद गुस्से से बेपर गया। ये बूढ़ा जब चल ही नहीं सकता तो घर से निकलता क्यों है? उसके लाख कहने पर भी फवाद इस जख्मी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाने पर तैयार नहीं। ऐसा तो रोज़ सड़कों पर होता है, वहीं रोकोगे तो पुलिस फंस आएगी, चलो यहाँ से। मरीम ने पुख्तगी से इनकार किया तो वह झंझला उठा। वो उसे वहीं सड़कों के बीचों बीच छोड़ गया। इस हाल में बुजुर्ग को देखकर साकब ने गहरी सांस भरी और कहा, चोट काफ़ी लगी है, आपने बहुत अच्छा किया जो बगैर डरे इन्हें जहाँ लिया। फिर वो बुजुर्ग को मरहम पट्टी के लिए स्ट्रेचर पर अंदर ले गया। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। थकन से निढाल मरीम अस्पताल की लंबी राहदारी में पड़ी एक बेंच पर बैठ गई और माजी की यादों में खो गई। प्रोफेसर आरफ के घर में बड़ी रौनक लगी हुई थी। उनकी बड़ी बेटी मरीम को देखने के लिए रिश्ते वाले आए हुए थे। लड़का डॉक्टर था। उसका घराना भी बिल्कुल उन्हीं की तरह मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता था। सबको पूरा यकीन था कि मरीम साहब को पसंद आ जाएगी, और भला उससे कौन ना पसंद कर सकता था। चमकता हुआ साफ रंग, घरेलू कामकाज और पढ़ाई में माहिर, सलीकामंद और नेक सीरत। जब वो हाथ में चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो सबकी नज़रें उस पर जम गई। हल्की गुलाबी दुपट्टा और घने काले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कुदरत ने उसे खास तौर पर तराश कर हसीन बनाने में कोई कसर न छोड़ी हो। मरीम ने सबकी मुस्बत नज़रें महसूस कर ली, मगर जैसे ही उसने लड़के की तरफ नज़र डाली तो दिल को झटका सा लगा। सांवला रंग, चौड़ा माथा, आम सा कदोकामत। वो लड़का इसके ख्वाबों का शहजादा नहीं था। उसने तो दिल में एक और ही तस्वीर बना रखी थी। लंबा कशीदा वदन, तीखे नक़ोश और दिलकश शख्सियत वाला शहजादा। मायूस दिल से वो नाश्ता पेश करने लगी। बड़ों के इसरार पर दोनों बाहर बागीचे में चहल कदमी को निकले। साकब के कहे अल्फाज आज भी उसे याद थे। देखिए, कोई फैसला लेने से पहले मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक सरकारी डॉक्टर हूँ, आमदनी महदूद है, बहुत ज़्यादा शायद वायदा तो नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दूँ और आपके जज्बात का एहतराम करूँ। मरीम इस बात को आगे बढ़ाने की ख्वाहिशमंद न थी, इसलिए खामोश रही। जब वालिद को सब पता चला तो उन्होंने नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। लड़का मेहनती है, साफ गो है और नहायत शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखता है। बड़ी सोच समझ कर बुलाया है इन्हें, क्या कमी है इसमें? मरीम ने कहा, कुछ खास भी तो नहीं है। उसका जवाब सुनकर माँ गुस्से से बेपर गई, मगर वो अपनी बात पर कायम रही। कैसे छोड़ देती अपने ख्वाब। ये 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं थी, बल्कि पूरी ज़िंदगी का सवाल था। इस फैसले में उसकी रजामंदी लाजमी थी। वालिद ने माँ को खामोश करा दिया और कहा, रहने दो। ज़िंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलने लगी। फिर एक दिन मरीम की मुलाकात फवाद से।
फवाद को देखकर उसे लगा जैसे उसके ख्वाब हकीकत बन गए। शहजादों जैसा चेहरा और वैसा ही अंदाज, पहली मुलाकात में ही मरियम मुतासर हो गई। फवाद में एक अलग ही कशिश थी। फवाद भी उसे सराही नज़रों से देख रहा था और मरियम झिझक रही थी। कितना हसीन लगेगा इन दोनों का जोड़ा, ये सोचकर वो ख्वाब बुनने लगी। और आज फवाद के कहने पर वो उससे मिलने आई। वो उसे शहर की एक मशहूर डिस्को ले गया। वहाँ की सजावट और चकाचौंध देखकर मरियम की आंखें खेरा हो गईं। उसे यूं हैरान देखकर फवाद को बेहद खुशी हो रही थी। उसे हमेशा लोगों की दौलत और शान शौकत के जलवे दिखाकर हैरान करना अच्छा लगता था। जोर से बजता हुआ म्यूजिक, रंगीन रोशनी मरियम के लिए सब कुछ अजनबी था। फवाद मरियम को देखकर खुश हो रहा था और कह रहा था, कुछ दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। मरियम इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक वो बुजुर्ग सामने आ गए, जो अब बात करने की हालत में थे। डॉक्टर साकिब की आवाज़ ने मरियम को ख्यालों से खींचकर हाल में वापस ला खड़ा किया। मैंने उनके घर वालों को भी इतला दी है, आप परेशान ना हो, सब मैं संभाल लूँगा। रात काफ़ी हो चुकी है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सारी रात मरियम सो ना सकी। बार बार साकिब का चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। जैसे इन्हमाक से वो मरीज को देखते और नरम लहजे में इलाज की तफसील बताते। उनके चेहरे पर अजब बुर्दबारी और वक़ार झलकता था। उनकी सोच कितनी पुख्ता थी, किरदार में कितनी गहराई थी और बर्ताव में कितना अपनापन। साकिब के शाइस्ता रवैये ने आज मरियम की आंखें खोल दी थी। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इंसान की असल खूबसूरती उसका रवैया है। खुशगवार और पुरसकून अजदवाजी ज़िंदगी के लिए सिर्फ हसीन जोड़ी होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बाहमी हम आहंगी और ख्यालात की मुताबिकत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काश उसने साकिब के रिश्ते को ठुकराने की नादानी न की होती। मगर अब क्या हो सकता था। अगरचे साकिब ने कभी माजी पर कोई शिकवा जाहिर नहीं किया था, लेकिन ये सोचना कि वो अब उसे जीवन साथी के तौर पर कबूल कर लेंगे, फजूल बात थी। खैर जो भी हो, मरियम ने फैसला कर लिया था कि वो फवाद से शादी हरगज़ नहीं करेगी। अगली सुबह मरियम अस्पताल गई और बुजुर्ग के अहल खाना से माफ़ी मांगी। उनके इलाज का खर्च भी दिया और जैसे ही निकलने लगी तो साकिब से सामना हो गया। आप इतनी सुबह हो यहाँ? साकिब ने पूछा। जी मैं उन बुजुर्ग से मिलने आई थी। बहुत अच्छा किया आपने, साकिब ने सताइशी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। बहुत कम लोग अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं। गलती तो मैंने कुछ वक्त पहले एक और भी की थी, इसके लिए मुझे आपसे माफ़ी मांगनी है, मरियम ने धीमी आवाज़ में कहा। गलती कैसी? साकिब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर इंसान को इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले खुद कर सके। शायद मैं ही नहीं पहचान पाई थी आपको। आप बहुत अच्छे हैं, मरियम ने बात काटते हुए कहा। उस दिन के बाद मरियम अक्सर किसी न किसी बहाने अस्पताल आती रहती। कभी बुजुर्ग मरीज़ की खबर लेने, कभी किसी और मरीज़ के लिए दुआ का इंतज़ाम करने, और कभी सिर्फ ये देखने के डॉक्टर साकिब अपनी मसरूफियत के बावजूद किस खलूस से सब के लिए वक्त निकालते हैं। साकिब की आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो अपने मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके दिलों की टूट फूट भी जोड़ देते हैं। मरियम के लिए ये सब नया था। वो अक्सर सोचती कि एक ही इंसान में इतना हौसला, इतनी शफकत और इतना वक़ार कैसे जमा हो सकता है। कभी कभी साकिब की मुस्कुराहट उसे पूरी रात जगाए रखती। दिल चाहता कि वो उनके सामने दिल की सारी बातें खोल कर रखे, मगर फिर हिचकिचाहट आड़े आ जाती। एक दिन शाम को साकिब अस्पताल में बैठे कुछ रिपोर्ट्स देख रहे थे। मरियम हिचकिचाते हुए उनके करीब आकर बोली, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कभी अपने लिए वक्त निकाला है? साकिब ने चौंक कर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मेरे लिए वक्त वही है जब किसी के चेहरे पर सुकून देखता हूँ। मगर इंसान को अपनी खुशी भी तो ज़रूरी है। मरियम के लहजे में बेख्तियारी थी। साकिब ने इस बार नज़रें मरियम की आंखों में डालकर कहा, और अगर मेरी खुशी किसी और की मुस्कुराहट में छुपी हो तो? जी सुनकर मरियम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो चाहती थी कि साकिब इस बात को वाज़ेह करें, मगर वो फिर अपने कागजात में मशगूल हो गई। कुछ दिन बाद अस्पताल में एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी, जहां साकिब को लेक्चर देना था। मरियम भी सामियन में बैठी थी। साकिब जब स्टेज पर आए तो उनका इत्मीनान और वक़ार कमाल का था। वो मरीजों के इलाज के साथ साथ उनके जज्बात का भी जिक्र कर रहे थे। बीमारी सिर्फ जिस्म में नहीं, कई बार दिल और दिमाग में भी बसेरा कर लेती है, और सबसे बड़ी दुआ है मोहब्बत और अच्छा रवैया। ये अल्फाज मरियम के दिल पर नक्श हो गए। उसे लगा जैसे साकिब ने ये जुमले खास तौर पर उसी के लिए कहे। कॉन्फ्रेंस के बाद मरियम ने पहली बार हिम्मत करके साकिब से कहा, अगर कभी आपको लगे कि आपके पास भी किसी का सहारा होना चाहिए
तो जान लीजिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँगी। साकिब ने उसके अल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए खामोशी इख्तियार की। उनकी आंखों में नमी झिलमिलाई, फिर धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है मरियम, लेकिन ये सच है कि जब दिल थक जाए तो एक अपने का सहारा सबसे बड़ी नेमत होता है। उस दिन के बाद साकिब और मरियम के दरमियान फासले तेजी से कम होने लगे। वो अब एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करते, मुस्तकबिल के ख्वाब बांटते और वक्त का हिसाब भूल जाते। एक शाम जब दोनों अस्पताल की छत पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, मरियम ने आस्तगी से कहा, कभी सोचा था कि हम यूं एक दूसरे के करीब हो जाएंगे? साकिब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मगर शायद ये वो फैसले हैं जो इंसान नहीं करता बल्कि तकदीर खुद कर देती है। चंद लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। फिर साकिब ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया और मरियम के चेहरे पर छा जाने वाली सुर्खी ने ही उसका जवाब दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।